हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। इससे पहले शिक्षण विधियों की श्रृंखला में हमने शिक्षण विधियों से संबंधित सामान्य परिचय पढ़ा। आज हम उसी क्रम में हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र शुरू कर रहे हैं और इसी तरह से आगे हर सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे और कुछ कॉमन टॉपिक होंगे, उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आज शुरू करते हैं हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र। पहला टॉपिक है हिंदी भाषाएँ, उसके कौशलों का विकास। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषी धातु से हुई है। भाषी धातु का अर्थ है प्रकट करना। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों और भावों का विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है जिसके अंतर्गत पहले तो ग्रहण किया जाता है, तत्पश्चात अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 1, मौखिक भाषा। उच्चारण अवयवों से उच्चरित मौखिक ध्वनियों के माध्यम से विचार विनिमय करना भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का प्रधान रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रभाव प्राय अल्पकालिक होता है। मौखिक भाषा सरल हो और वैचारिक स्तर पर अत्यधिक गहन नहीं होनी चाहिए। स्वीट मोदी की परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखित भाषा। भाषा के लिए निर्धारित लिपि में विचारों की अभिव्यक्ति भाषा का लिखित रूप है। ये भाषा का गौण रूप है। लिखित भाषा में अभिव्यक्ति विचार दीर्घ काल तक स्थायी रहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति में गहन वैचारिक विषय वस्तु का लेखन किया जाता है। भाषा के ग्राह्य एवं अभिव्यक्ति पक्ष यानी भाषा के महत्वपूर्ण 4 कौशल हैं, उनकी बात करेंगे। भाषाई कौशलों का विकास सदैव एक क्रमबद्धता का पालन करता है। भाषाई कौशलों का विकास प्राथमिक स्तर पर पूर्ण होने तक हो जाना चाहिए। ये प्रक्रिया लक्ष्यता अधिगम कहलाती है। यानी एक बालक का जो भाषा कौशलों पर पकड़ है वो प्राथमिक स्तर तक हो जानी चाहिए, जिससे उसे आगे के कार्य करने में ज़्यादा जोर नहीं पड़े। इसलिए भाषा कौशलों का विकास प्राथमिक स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए। अब भाषा के दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में होता है सुनना बोलना, लिखित रूप में पढ़ना और लिखना। अब सुनना है ये ग्राह्य पक्ष है, बोलना अभिव्यक्ति पक्ष है, पढ़ना ग्राह्य पक्ष है, लिखना अभिव्यक्ति पक्ष है। इनमें से सुनना ये अमूर्त है, बोलना ये भी अमूर्त है, पढ़ना मूर्त है और लिखना ये भी मूर्त है। अब इन कौशलों की बात करते हैं। भाषा के लक्षण है यादृच्छिकता, अनुकरण ग्राह्यता, बहुघटकता, परिवर्तनशीलता, सृजनात्मकता। भाषा की प्रकृति। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषाओं की संरचना अलग अलग होती है। भाषा परंपरागत है। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल, स्थूल से सूक्ष्म, अपरिपक्वता से परिपक्वता तथा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर होता है। भाषा सीखने का मनोविज्ञान। इसमें महत्वपूर्ण 3 प्रवृत्तियाँ आवश्यक है: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा नई भाषा या नए शब्दों को सीखने की इच्छा, जिज्ञासा। अनुकरण भाषा को सुनकर उसी रूप में उच्चारित करना, अनुकरण। अभ्यास अनुकरण द्वारा सीखी हुई भाषा की पुनरावृत्ति अभ्यास कहलाती है। अभ्यास व्यक्ति को भाषा में दक्ष बनाता है। भाषा के बिंब। बिंब का शाब्दिक अर्थ है चित्र। बिंब बालक की भाषा की दक्षता पर आधारित होते हैं। भाषा के 4 बिंब होते हैं: श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के कितने बिंब होते हैं, और ये बिंब 4 है: श्रव्य, दृश्य, विचार और भाव बिंब। श्रव्य बिंब ध्वनियों को सुनकर किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, श्रव्य बिंब है। दृश्य बिंब वस्तु या उसके चित्र को देखकर ज्ञान प्राप्त करना, दृश्य बिंब है। विचार बिंब किसी वस्तु के विषय में वैचारिक प्रक्रिया विचार बिंब कहलाती है। इस अवस्था में बालक वस्तु की अनुपस्थिति में उसकी कल्पना कर सकता है। भाव बिंब विचार बिंब की विकसित अवस्था है। इस अवस्था में बालक समय को उस वस्तु के साथ भावात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम हो पाता है। भाषा सीखने के चरण। इन भाषा को सीखने और उसमें दक्ष होने के लिए भाषा का अधिगम 5 चरणों में होता है। यानी इन चरणों से गुजरकर हम भाषा में दक्षता प्राप्त करते हैं। श्रवण यानी सुनना एवं अर्थ ग्रहण करना। अनुकरण श्रवण के अनुरूप बोलना। आवर्ती दोहराव या अभ्यास। विविधता भाषा की विविध शैलियों से परिचय। चयन यथा प्रसंग या यथा अवसर भाषा का प्रयोग करना। अब भाषा के प्रमुख 4 कौशलों को विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल। इन कौशलों को भाषा शिक्षण में पर्यटन अवयव एवं लक्षिता अधिगम भी कहते हैं। भाषा के आदान प्रदान में कुशलता प्राप्त करने के लिए सीखी जाने वाली दक्षताएं भाषा के कौशल कहलाती है। भाषा के प्रमुख 4 कौशल है: श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन या पठन कौशल और लेखन कौशल। और इनको प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण कौशल भाषा में श्रवण करते बोधपूर्वक सुनना, अर्थात शब्दों और वाक्यों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है। श्रवण कौशल भाषा सीखने का प्रथम चरण एवं आधार है। श्रवण में बालक के कान एवं मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। श्रवण कौशल विकसित करने के उद्देश्य या इनके लाभ क्या है? श्रवण कौशल बालक की एकाग्रता में वृद्धि करता है। श्रवण कौशल से बालक में वक्ता के विचारों को समझना एवं ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उच्च श्रवण कौशल से भाषा को सीखना सरल हो जाता है। ये धैर्य, चिंतन और मनन आदि गुणों को बढ़ाता है।
श्रवण कौशल बालक के उच्चारण कौशल को विकसित करता है। श्रवण कौशल बालक में विषय के प्रति रुचि विकसित करता है तथा भाषाएं उनके साहित्य के प्रति रुचि विकसित करता है। इस कौशल से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। विद्यार्थी का उच्च श्रवण कौशल शिक्षक की एकाग्रता एवं दक्षता को बढ़ाता है। श्रवण कौशल विकसित करने की प्रमुख विधियां गीत विधि, कविता या पाठ विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, नाटक या एकांकी विधि, भाषण, श्रुतलेख, भाषा के सहायक उपकरण। अब उच्चारण कौशल भाषा के संदर्भ में उच्चारण का अर्थ है शुद्ध, स्पष्ट एवं रागात्मक उच्चारण। उच्चारण से उचित लय, गति, यति, संगम, अनुतान, ध्वनि प्रबलता, बलाघात, स्वराघात आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। बोलना कौशल का ग्रहणात्मक कौशल श्रवण है। बोलना कौशल में शब्दों या विचारों की क्रमबद्धता होती है। सुनना और बोलना भाषा के बुनियादी कौशल है, यानी ये दोनों कौशल भाषा के बुनियादी कौशल माने जाते हैं। उच्चारण कौशल के लाभ। उच्चारण बालक की अभिव्यक्ति का प्रमुख एवं प्रभावी माध्यम है। उच्चारण कौशल से बालक की संप्रेषण दक्षता विकसित होती है तथा कक्षा शिक्षण में संप्रेषण मात्रा बढ़ती है। उच्चारण कौशल बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। उच्चारण कौशल से बालक अपने विचारों और भावों की सार्थक अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है। इस कौशल से बालक में विषय और प्रश्न के अनुरूप शब्दों एवं वाक्यों के प्रयोग की दक्षता विकसित होती है। उच्चारण कौशल बालक की अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता लाता है। उच्चारण कौशल विकसित करने की विधियां गीत विधि, कविता विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, नाटक, एकांकी विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। उच्चारण कौशल विकसित करने हेतु की जाने वाली प्रक्रियाएं। शिक्षक कक्षा में शुद्ध, स्पष्ट एवं रागात्मक उच्चारण करें। विद्यार्थियों को अधिक शब्दों का एक साथ अभ्यास करवाने के स्थान पर कम शब्दों का अधिक यानी बार बार अभ्यास करवाया जाए। कक्षा में गीत, कविता आदि का सस्वर अभ्यास करवाया जाए। कक्षा में समाचार, वाद विवाद, भाषण, चर्चा आदि को सुनाकर बालक को उच्चारण की विभिन्न शैलियों का अभ्यास करवाया जाए। उच्चारण कौशल के प्रमुख प्रकार। उच्चारण कौशल के दो प्रकार है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक शब्दों का क्रम व्यवस्थित होता है यानी आम बातचीत, और औपचारिक में शब्दों का क्रम व्यवस्थित होता है और अनौपचारिक में शब्दों का क्रम अव्यवस्थित होता है। औपचारिक में आ जाता है स्वागत, भाषण, धन्यवाद, शोक संदेश आदि तरह के औपचारिक उच्चारण कौशल के प्रकार हैं। अब आता है पठन या वाचन कौशल। भाषा में वाचन का सामान्य अर्थ है छपे हुए या लिखे हुए शब्दों को पढ़ना। छपे हुए या लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हुए या उच्चारण करते हुए अर्थ ग्रहण करना पठन या वाचन कहलाता है। पठन कौशल में शब्द का उच्चारण, अर्थ एवं भाव तीनों दक्षताएं शामिल रहती हैं। हर वर्ग शिक्षक को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब भी बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। सार्थकता और भाषा की लय का निर्वाह पठन कौशल का अनिवार्य गुण है। पठन कौशल के अंतर्गत निम्न कौशलों को शामिल किया गया है। वर्णों को देखकर पहचानना और पढ़ लेना, वर्णों के मेल से बने शब्दों को पढ़ लेना, शब्दों के मेल से बने वाक्यों को पढ़ लेना, लिखित सामग्री को पढ़कर उनके अर्थ एवं भाव ग्रहण कर पाना, शब्दों के निर्माण में वर्णों के तार के क्रम को समझना। पठन या वाचन प्रक्रिया के सोपान। इसके 4 सोपान है, प्रत्याभिज्ञान, अर्थ ग्रहण करना, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। भाषा में वाचन या पठन के प्रकार। भाषा में पठन या वाचन के 2 प्रकार है, सहस्वर पठन और मौन पठन। सहस्वर वाचन के 2 प्रकार है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। फिर अनुकरण वाचन के 2 प्रकार है, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन और सामूहिक अनुकरण वाचन। मौन वाचन के 3 रूप है, गूढ़, गहन या गंभीर वाचन, द्रुत, त्वरित या विस्तृत वाचन और विहंगावलोकन वाचन। इसके बाद आता है सहस्वर वाचन, लिपिबद्ध भाषा को मुखरित करना सहस्वर वाचन कहलाता है। सहस्वर वाचन की वह विधा जिसमें लिखित सामग्री को मौखिक ध्वनियों के साथ बोलकर पढ़ा जाता है। इस वाचन में वक्ता की आवाज़ सभी को सुनाई देती है। ये पठन की प्रारंभिक अवस्था है। सहस्वर वाचन प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय बालक लिपि चिन्हों से प्रथम परिचय करता है। सहस्वर वाचन बालक के नेत्र, बुद्धि एवं वाणी का संयोजन होता है। वाचन की प्रक्रिया में तीनों अवयवों का क्रम नियमानुसार होता है। नेत्र, बुद्धि, वाणी। नेत्र का संबंध दृष्टि से, बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से और वाणी का संबंध जीवा से। यह सहस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन जो वाचन शिक्षक करता है। जब वाचन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रूप में अन्य व्यक्तियों के समक्ष किया जाए तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध एवं रागात्मक होना चाहिए। यह वाचन कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन आदर्श वाचन के अनुरूप किया गया वाचन अनुकरण वाचन है। यह वाचन कक्षा शिक्षण विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है अनुक्रम वाचन के पुनः 2 उपभेद है, व्यक्तिगत वाचन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, सामूहिक वाचन एक समूह द्वारा किया जाता है। सहस्वर वाचन 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहले आदर्श वाचन होता है, उसके बाद अनुक्रम वाचन होता है और फिर उसमें संशोधन होता है। सहस्वर वाचन के महत्व या लाभ। सहस्वर वाचन के अभ्यास से बालकों को शब्दों और वाक्यों के लिखित रूप से परिचय करवाया जाता है। सहस्वर वाचन से बालक का उच्चारण शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया से बालक में उचित यति, गति, आरोह अवरोह के साथ पठन की दक्षता विकसित होती है। इस प्रक्रिया से बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बालक के शब्द भंडार